मैट्रिक्स क्या होता है और डिटर्मिनेंट क्या होता है? तुम्हें पेपर में लिखा हुआ आ जाए तो तुम कैसे पहचानोगे कि ये मैट्रिक्स है या डिटर्मिनेंट है? थ्योरी वाले क्वेश्चन हाँ, थ्योरी वाले क्वेश्चन तो करे ही। क्या कह रहे हैं? थ्योरी वाले क्वेश्चन तो करा ही। नहीं, तो मोटा ये बात तो पता होनी चाहिए ना, पेपर में कैसे समझोगे कि ये मैट्रिक्स का क्वेश्चन है या डिटर्मिनेंट क्या है? मतलब पता तो चल जाएगा, लेकिन मतलब मैं बता नहीं पा रहा, मतलब ऐसे मतलब क्वेश्चन तो पता चल जाएगा कौन सा है। हाँ, मैंने एक चीज देखी है कि इनका जो ब्रैकेट होता है डिटरमिनेंट से अलग होता है। अब ये देख, मैंने बनाया दो दो बनाए। तो स्क्रीन पे देखो, दो चीज बनी है। हाँ एक में 2 3 1 लिखा है, एक में 1 2 3 लिखा है, ठीक है। हाँ, तो अब मुझे बताओ इसमें मैट्रिक्स कौन सी है और डिटरमिनेंट कौन सा है? फर्स्ट वाला मैट्रिक्स है हाँ, और और सेकंड वाला सेकंड वाला डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट है। हाँ तो अ, अगर मैं ऐसे लिखूं 3 2 5 1 -6 4, तो ये क्या है? ये भी मैट्रिक्स ही है। ये भी मैट्रिक्स ही है, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? इस वाले का ऑर्डर है 3 बाई, हम्म, हाँ 3 बाई नीचे वाले का। नीचे वाली का। हाँ इसका 3 2 5 जहाँ लिखा है इसका, हाँ क्या हाँ मैंने हाँ टिक लगाया? हाँ, नीचे वाले का। ऊपर हम्म, का 3 बाई 3 है। वो तो ठीक है, वो तो हाँ 3/3। नीचे वाले का ऑर्डर क्या है? हाँ, 3/2। 3/2। 3/2 का क्या मतलब होता है? फर्स्ट कॉलम सेकंड। फर्स्ट वाला ये कॉलम होता है। हाँ हम्म, हाँ और बाद में ये रोज होता है। हाँ। तो इसमें फर्स्ट रो कौन सी है? रो जो है वो है 3 to 5 वाली। 3 2 5 वाली रो है, ठीक है ना। हाँ लेकिन ये तुम बेटा उल्टा बोल रहे हो। समझ में आ रहा है तुम्हें? ओके हाँ। ये 3/2 नहीं होता, ये 2/3 होता है। 2 रोज 3 कॉलम्स, मतलब पहले रोज आती हैं फिर फिर कॉलम्स होता है। अब ये ठीक से याद रखना है तुमने। अगर ये तुमने ठीक से याद नहीं किया तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम्हारे गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको तुम्हें ठीक से याद रखना है, इसको मतलब लाइटली नहीं लेना है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पहली बात तो इसको याद रखना है कि ये कैसे तुम याद रखोगे रो बाय कॉलम। ये बात तो तुम्हें अच्छी बात है, ये बात तुम्हें पता है, दैट इज गुड दैट यू नो कि ये फर्स्ट रो है और ये सेकंड रो है ना। ये तुम्हें पता है। सेकंड रो कौन सी है? 1 - 6 4। 1 -6 4। और फर्स्ट कॉलम में कौन से एलिमेंट्स हैं? 3 1 हाँ, सेकंड कॉलम में 2 - 6। और थर्ड कॉलम में 5 4, ठीक है। अब रो बाय कॉलम को कैसे याद रखोगे ये तुम्हें सोचना है। या तो ऐसे याद कर लो, आरसी होता है, आरसी से याद कर लो। कुछ कुछ ऐसे दिमाग में रखो कि तुम्हें भूले नहीं। इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है पूरे चैप्टर में। ऑर्डर का, बहुत सारे क्वेश्चन ऑर्डर पर ही बेस्ड होते हैं, तो ये हमें गलती नहीं करनी है। 2/3, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद इसमें मैं अभी एज्यूम कर रही हूँ कि तुम्हें ऑपरेशंस आते होंगे सब। एक जो इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे ये बताओ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब हम्म, बोलते कैसे हैं उसपे जो डायगोनल होता है वो सेम होता है। डायगोनल के एलिमेंट सेम होते हैं। हाँ फिर से याद करो, फिर से रिकॉल करो। डायगोनल सेम तो नहीं होता है, कुछ और होता है। सेम तो होते ही हैं बट कुछ और होता है उसके साथ। और नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं?
डायगोनल एलिमेंट जीरो जीरो जीरो। हाँ और डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं, जैसे 1 1 2 2 3 सेम मतलब 2 2 2 हो सकता है? हाँ हाँ वही 2 2 2 2 2 नहीं हो सकता, अच्छा ओनली वन हाँ ओनली वन होता है। मल्टीप्लाई होता है बाद, हाँ बाद में बन जाता है। ठीक है। हाँ डायगोनल मैट्रिक्स में जो मेन डायगोनल है, ये जो डायगोनल मैंने बनाया है, ये सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये जो मेन डायगोनल है, जिसको कि हम प्रिंसिपल डायगोनल भी कहते हैं, ये 1 1 1 ही होता है हमेशा, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। क्वेश्चन में आप बाहर वो लिखा रहता है मल्टीप्लाई तो हाँ मान लो 2 by 2 है तो 1 0 0 1। हाँ ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारे सामने ऐसे मैट्रिक्स आ जाए 1 0 0 0 1 0, तो क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी? नहीं मैम, क्यों? क्योंकि मैम आइडेंटिटी मैट्रिक्स पहले तो उसके जो डायमेंशंस होते हैं वो सेम सेम होते हैं, रो और कॉलम सेम होते हैं। हाँ, वेरी गुड। तो एक तो वो स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है ना? सबसे पहली कंडीशन क्या है? वो स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। ठीक है। दूसरा, उसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 1 1 होने चाहिए, और नॉन डायगोनल एलिमेंट जो होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये है। सेकंड क्या है? ईच डायगोनल एलिमेंट should be 1। और थर्ड, each non-diagonal element should be 0। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताओ कि अगर हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, जैसे मैंने लिखा 5 2 6 -1 3 4 0 7 9। ठीक है, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी। अब इसमें मुझे ये बताओ कि इसका अगर तुमसे पूछा जाए A 2 3, ये कौन सा एलिमेंट होगा? 4 4। ठीक है, सेकेंड रो थर्ड रो। और ये पूछा जाए A 3 2 7 7। वेरी गुड। अब ये जो एलिमेंट है 5, ये कौन सा एलिमेंट है? 1 1 A 1 1। ठीक है। ये कौन सा एलिमेंट है? A 2 2 2। और ये कौन सा एलिमेंट है? A 3 3 A 3 3। ठीक है ना? तो जब हम कहते हैं, अच्छा, और ये पूछा जाए 0 कौन सा एलिमेंट है? ये है 3 1 A 3 A 3 1। ठीक है। तो अगर हम ये कहें कि ईच डायगोनल एलिमेंट शुड बी 1, इसका मतलब कि जो इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स 1 होंगे? जैसे A 1 1 इक्वल टू 1। ठीक है। और कौन सा 1 होता है इसमें? 3 3 A 3 3 और A 2 2 A 2 2 और A 3 3 1। ठीक है। और अगर तुमसे पूछे कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखी है, उसमें बताओ A 3 2 क्या होगा, क्या लिखोगे? 1 1 होगा 1 1 इन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, अगर हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है हाँ तो उसमें A 3 2 क्या होगा? अच्छा A 3 2 A 3 2 0 होगा, है ना? A 2 1 क्या होगा? A 2 1 भी 0 होगा। A 2 1 भी 0 होगा। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो है, जो भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है A 3 1, ये भी 0 होगा। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि I इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो उसका A 3 2 बताओ, A 2 1 बताओ, तो तुम उसको कैलकुलेट कर सकते हो, है ना? तो जैसे ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि I इज एन
आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। कंप्यूट A21 माइनस 5A33 प्लस A32, ये मान लो क्वेश्चन आ जाता है, तो क्या आंसर आएगा इसका? ऊपर वाला? हाँ, ये क्वेश्चन लिखा है। I ऊपर is वाला? an identity matrix. हाँ हाँ, Compute this. ओके। इसकी वैल्यू क्या होगी? I कोई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आंसर मतलब 1 होगा। 1 होगा आंसर। -1। -1 क्यों? A21 कितना हुआ? ये 5 है आगे। मैम A21 तो फिर 0 हो गया ना, और ये 5 हो जाएगा क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये तो 1 होता था। 33 A33 A33 1 हो गया, 1 मल्टीप्लाई, और ये प्लस में A32 फिर 0 हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा? -5। ठीक है ना, जल्दी नहीं बचानी है, ध्यान से देखना है। यहाँ 5 भी लिखा है, 5 ना लिखा होता फिर तुम्हारा आंसर ठीक था -1, पर यहाँ पर 5 भी लिखा है। हाँ। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो तुम्हारे पास ये टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है ना, इसमें तुम्हें सारी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि वो कुछ दे देगा कि ये वाली मैट्रिक्स है, इसमें ये निकालो। तो अब अगर तुम्हें वो टाइप ऑफ मैट्रिक्स क्लियर नहीं होगी तो तुम फिर गलतियां करोगे। ठीक है, समझ आई? तो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को अच्छे से समझना है तुम्हें। ठीक है, दूसरा जो इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स होती है, अच्छा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो मैट्रिक्स क्या होती है? मैम उसके अंदर उसके सारे एलिमेंट्स 0। हाँ, इसके सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। और क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर का तो पता नहीं, स्क्वायर का तो लिखा नहीं मैंने। नहीं शायद। अब ये दो मैट्रिक्स दे रखी हैं, क्या ये दोनों जीरो मैट्रिक्स हैं? हाँ। ठीक है, तो ये जो है इसमें मैट्रिक्स के ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ऑफ एनी ऑर्डर। जैसे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स थी, इसमें जैसे हमने लिखा था कि ये स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है ना, लेकिन इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है। अब हमने इसको जो नाम दिया है आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स, उसके पीछे रीजन है। ऐसे नहीं हमने इनको आइडेंटिटी और जीरो मैट्रिक्स दिया है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होती है उसकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, ऐसे जीरो मैट्रिक्स की भी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है, इसलिए हम उसको जीरो मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। जीरो मैट्रिक्स की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम कोई भी मैट्रिक्स ए लेते हैं, उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड करते हैं, ये हमारे पास जीरो मैट्रिक्स है। वो जो मैंने लिखा है ये जीरो मैट्रिक्स है, तो ए प्लस जीरो किसके इक्वल आता है? ए के। तो ये जो चीज है, और जीरो प्लस ए करें तो भी ए ही आएगा, है ना। तो ये जो चीज है जो काम जीरो कर रहा है, ऐसे ही नंबर्स में मान लो 3 हो, तो 3 प्लस हाउ मच इज 3? 0। तो जो जीरो काम करता है नंबर सिस्टम में, जो हमारे नंबर्स हमने पढ़े हैं अब तक, जैसे रोहन पढ़ता है, तो जो काम नंबर्स करता है छोटी क्लासेस में, वही काम जीरो मैट्रिक्स करती है मैट्रिसेस। इसलिए इसका नाम जीरो मैट्रिक्स, क्योंकि इसका काम वही है जो जीरो मैट्रिक्स ने कहा है। जैसे 3 में हम -3 ऐड करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0। इसी तरह से ए मैट्रिक्स में अगर हम उसकी नेगेटिव मैट्रिक्स ऐड करते हैं तो आंसर क्या आएगा? 0। तुम्हें नेगेटिव मैट्रिक्स लिखनी आती है? हाँ। अगर मान लो ए दे रखा है 2 -1 5 0 6 -9, तो माइनस ए क्या होगा? माइनस से होगा -2 + 1 5, पहला जो रो है, उसके बाद सेकंड रो में 0 -6 + 9। हाँ,
ठीक है, और इसका हाफ ए क्या होगा? हाफ ए भी आता लिखना। हाफ ए में इसको मैम डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से सबको। किसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से? एलिमेंट्स को, जैसे 2 एलिमेंट्स को। तो क्या बनेगा आंसर? आंसर ये बन जाएगा पहले वाले का -1, सेकंड वाले का पहले वाले का 1। अच्छा, माइनस ए का कर रहे हो? नहीं, ए का कह रही हूँ, हाफ ए लिखा मैंने अच्छा ऊपर वाली का। तो वो 1 हो जाएगा, सेकंड वाले का -1/2 हो जाएगा, और फिर थर्ड वाले का मतलब 1/3 का, A13 का हो जाएगा 5/2, और फिर 2/1 का हो जाएगा 0, एंड फिर ये हो जाएगा 3 का, और ये हो जाएगा -9/2। ठीक है, तो अब चलो यहाँ तक तो तुम्हें समझ आ गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट चीज जो होती है, जो तुम्हें मैट्रिसेस में आनी चाहिए, वो आनी चाहिए मल्टीप्लिकेशन। तो अगर ए और बी दो मैट्रिसेस हैं, तो हम उसको कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते? जब उनके कब हम ए बी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते? जब उनके कॉलम सेम होते, उनका क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले ए का कॉलम और बी का रो सेम हो तो। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स should be equal to number of rows of second मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब जैसे A मेरे पास मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर मान लो m/n है, और B मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर p/q है। तो अगर AB प्रोडक्ट इज पॉसिबल, AB इज कम्यूटेबल, या हम ये कहते हैं कि A and B are commutable for product AB, या AB is commutable, ऐसे भी लिख सकते हैं, और या लिखते हैं they are commutable for product AB। तो AB is commutable, कि हम AB निकाल सकते हैं, if क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी? n को इक्वल करना पड़ेगा p के, मतलब n को इक्वल करना पड़ेगा p। ठीक है ना? हाँ। और अगर मैं ये कहूं कि A and B are commutable for product BA if क्या कंडीशन बनेगी BA के? तो q इक्वल्स टू m होना चाहिए। Q इक्वल टू m। हाँ ठीक है, तो अब चलो, ये क्लैरिटी तो तुमको है, दिस इज वेरी गुड, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगर मान लो मेरे पास मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 6 4, मान लो ये मैट्रिक्स। तो पहली बात, क्या हम इनका प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? हाँ मैम, इनका तो निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। पहली वाली का ऑर्डर क्या है? पहली वाली का ऑर्डर है मैम 2/3, और इस वाले का है 3/2। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ, तो यहाँ पर जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा 2/2। 2/2। वेरी गुड, इसका ऑर्डर होगा 2/2। अब हम ये प्रोडक्ट कैसे निकाल सकते हैं? कैसे निकालते हैं? एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके, मतलब हाँ, जैसे 2 × 5, मतलब मान लो ये C मैट्रिक्स है और मुझे C मैट्रिक्स का C11 चाहिए, तो कैसे आएगा? उसको मतलब पहले वाले का जो फर्स्ट मैट्रिक्स होता है उसका रो को मल्टीप्लाई करना होता है सेकंड वाले के कॉलम से। हाँ, तो बताओ क्या लिखूं, बताते जाओ। C11 का होगा, फिर 2 5 10 होगा,
और फिर प्लस उसको फिर प्लस करके फिर इसको करे फिर -6 होगा, फिर प्लस करेंगे और फिर -1 होगा। तो क्या आ जाएगा? 3 3 नेक्स्ट निकालो। C12 12 प्लस 21 प्लस -3 30 हो जाएगा ये। 41 है। 12 प्लस 21 माइनस 3। 12 प्लस 21 30 वही भेजा 31 है, 40 तो नहीं बन रहा। 30 बोला। ठीक है। अच्छा, अगर पेपर में सीधा आ जाता है कि ये और भी मैट्रिक्स हैं और वो कहे कि C22 निकालो, तो C22 कैसे निकालोगे? तो C22 को निकालने के लिए फिर हम डायरेक्ट फिर क्या कहते हैं सेकंड कॉलम को सेकंड रो से मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं मतलब सेकंड रो को सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या आंसर आएगा? C22 0 प्लस 42 प्लस 12, तो ये हो जाएगा 54। और यहाँ क्या आएगा? C21 C21 अच्छा, यहाँ C21 में 0 प्लस -12 प्लस 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 8। -8। ठीक है। हाँ। अब ऐसे ही मान लो ये यहाँ पे दे देते हैं मैट्रिक्स 5 6 1, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अक्सर आता भी है पेपर में। 4 0 7 3 2 3 2 5 -2 1 -1 4 0 ऐसे दे देते और पूछे कि व्हाट इज A32, मतलब C32 या A32। C32 लिख देती हूँ, कंफ्यूज हो गई। C3 मान लो ये A है, ये B है, तो प्रोडक्ट मैट्रिक्स C हो गई। तो C32 क्या होगा? 8। कैसे निकालेंगे? मैम ये जो ए मैट्रिक्स है इसका जो थर्ड रो है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे बी के सेकंड कॉलम से। हाँ, क्या बनेगा? 8 आ जाएगा। 8 0 × 1 0, फिर 0 × 7 वो भी 0 आएगा। 8। ठीक है, बहुत सारे 8। तो इस तरह से कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है ना? C21 इसी तरह से पूछा जा सकता है। C21 क्या होगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। अच्छा, मान लो मैं कहूं कि ए ये मैट्रिक्स है जो ऊपर लिखी है और इसको आई से मल्टीप्लाई करना है, तो क्या आएगा? ए मैट्रिक्स को अगर हम आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? मैम वो आ जाएगा 5 0 0 पहला रो, फिर सेकंड रो में 0 -9 0 थर्ड रो। क्यों? बिकॉज मैम आइडेंटिटी में तो मैम सिर्फ डायगोनल वाले 1 होते हैं ना, तो वहां पे तो जो आई का डायगोनल 1 होता है ना। जब A × I करेंगे तो क्या आएगा? तो 5 0 0 क्यों बनेगा?
5 6 1 पहले कॉलम में तो आई में जो लिखो। आइडेंटिटी है दोनों मैट्रिक्स लिखो, ए भी और आई भी लिखो। कॉपी में लिखो ए आई, ठीक है ना। तो आई मैट्रिक्स क्या होती है? आई मैट्रिक्स होती है जिसमें सिर्फ बैक वन होता है और बाकी सारे जीरो। तो हमको जो है यहाँ पर आई मैट्रिक्स लेनी है, ठीक है। हाँ। अगर ऑर्डर 3 की है तो ऑर्डर 3 की लेनी है, अगर ऑर्डर 2 की है तो ऑर्डर 2 की लेनी है, जो ऑर्डर की ए है वही ऑर्डर की लेनी है। तो अब हाँ। मल्टीप्लाई करके देखो क्या आ रहा है। तो भी तो मैम ये हो जाएगा पहला जो रो है वो हो जाएगा 5 6 1 और सेकंड कॉलम रो हो जाएगा हमारा 2 हाँ 2 माइनस। और मैम सेम ही आएगा। सेम ही है ना, समझ में आ गया। भूल गया था मैं। तो ये बात का ये याद रखना है बेटा, हाँ, इम्पोर्टेंट चीज है। ए आई इक्वल टू क्या आ गया? ए की, ठीक है। जब भी हम ए को आई से मल्टीप्लाई करेंगे ए मैट्रिक्स ही बनेगी ऑलवेज। और इसी तरह से अगर आई ए करोगे तो भी ए, ये नहीं कि वहां पेपर में तुम करने बैठ रहे हो, तुम्हें ये एज रिजल्ट याद रखना है कि ए आई भी ए होता है और आई ए भी ए होता है। इसीलिए इसका नाम आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर हो, हमारे पास 7 हो, 7 इंटू 1 क्या होता है? 7। 1 इंटू 7 क्या होता है? 7, ठीक है ना। इसी तरह से जब हम 1 से मल्टीप्लाई करके सेम नंबर आता है ना, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 से सेम नंबर आता है, तो जो 1 का रोल है नंबर सिस्टम में, 1 जो है वो नंबर सिस्टम का आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। तो जो 1 का रोल है नंबर सिस्टम में, वही आई का रोल है मैट्रिक्स। इसीलिए इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहा गया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों कहा गया? क्योंकि इसने ए की आइडेंटिटी को खत्म नहीं किया, ये आई के साथ कंबाइन होकर दोबारा ए बना रहा है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। तो ये बात याद रखनी है तुमने कि ए आई ए होता है, आई ए होता है। अगर ऐसा कुछ पेपर में आ जाता है ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m बाय n, तो आई जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आई का ऑर्डर क्या होना चाहिए? आई का ऑर्डर सेम जैसे जो ए का ऑर्डर है, मतलब तो ए तो स्क्वायर नहीं है ना, ये तो m बाय n है, तो आई तो m बाय n नहीं हो सकती। तो आई का ऑर्डर क्या होना चाहिए? कौन सा क्वेश्चन दोबारा बोलिए। ये लास्ट लाइन, ए का ऑर्डर m बाय n है, हाँ। तो आई का ऑर्डर क्या लेंगे कि मल्टीप्लिकेशन हो सके? n बाय n लेंगे। n बाय n लेंगे। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा? ए। अब इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा m बाय n। m बाय n, ठीक है ना, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स का। तो a इंटू आई जो है वो a रहता है। अगर i यहाँ पर पहले लिखा है और a यहाँ पर है, इसका ऑर्डर m बाय n है, तो i का ऑर्डर क्या लेना पड़ेगा हमको? आई का ऑर्डर लेंगे मैम n बाय m। m बाय n, ठीक है ना। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर a मैट्रिक्स ही आएगा और उसका ऑर्डर क्या बनेगा? m बाय, ठीक है, समझ में आ गया। इसलिए ए आई ए होता है, आई ए भी ए। ये याद रहेगा। ये सब भूलने वाली बातें नहीं है जो मैं बता रही हूँ, ये सारी बातें तुमको याद रखनी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है? जिसमें डायगोनल एलिमेंट 1 हो, बाकी सब 0, और जब भी उसको मल्टीप्लाई करेंगे आंसर ए आए। 0 मैट्रिक्स को जब भी ऐड करेंगे आंसर 0 आता है। सॉरी, 0 मैट्रिक्स को ऐड करते हैं तो आंसर मैट्रिक्स खुद आती है, a प्लस 0 a होता है, किया था ना हमने। लेकिन अगर हम a इंटू 0 कर दें तो क्या हो जाएगा? a इंटू 0।
ये कोई भी मैट्रिक्स है ऑर्डर m बाय n की, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0। क्या आएगा? 0। 0। 0। और इसका ऑर्डर क्या बनेगा? हाँ। तो यहाँ पर स्क्रीन पर देखो ऑर्डर क्या बनेगा इसका? m by p। m by p। n बाय p या m बाय p? m फॉर मैंगो या n फॉर निब? मैंगो m by m बाय, ठीक है, समझ आ गया? हाँ। तो a इंटू 0 0 होता है, ऑर्डर जिस हिसाब से दे रखा है उस हिसाब से हम लिख लेंगे, ठीक है ना? अच्छा, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट हो 2 3 -1 5 ऐसे डिटर्मिनेंट हो तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट मैम ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर -1 मल्टीप्लाई बाय 3, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। हाँ, तो क्या लिखूं? लिखवाते जाओ मुझे, मैं लिखती जाती 10 माइनस 10 माइनस -3 हूँ। तो आंसर क्या आ गया? 13। ठीक है। और अगर हमारे पास ये हो 2 3 4 -1 6 5 0 1 7, अब इसको कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यू निकालनी आती है? मतलब तो इसको कौन सी रो से एक्सपैंड करोगे या कॉलम से एक्सपैंड करोगे वैल्यू निकालने के लिए? मतलब जो 2 का अगर हम निकालेंगे तो जो 2 का होगा वो 7 इंटू 6 और 1 इंटू 5 ऐसे होगा। हाँ हाँ, उसके बाद? उसके बाद फिर 3 का निकालेंगे, मतलब हम्म दोनों को माइनस कर देंगे, फिर उसका 2 का निकल जाएगा। हम्म फिर 3 का निकालेंगे तो 3 का हो जाएगा हमारा क्या कहते हैं 7 इंटू -1 और फिर -0 हम्म। मल्टीप्लाई बाय 5। अब ये बताओ, जैसे मान लो ये दे रखी है तो ये तुम 2 3 4 से भी कर सकते हो और इसको 2 -1 0 से भी कर सकते हो ना बेटा? तो अगर तुम फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हो ना, इसको फर्स्ट रो से तो कर सकते हो, फर्स्ट कॉलम से भी कर सकते हो ना? समझा नहीं। हम्म समझा नहीं। हम डिटर्मिनेंट को किसी भी रो या कॉलम से एक्सपैंड कर सकते हैं, ये पता है? हाँ। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो हमें फायदा हो जाएगा ना, लास्ट वाला जो है वो 0 इंटू होगा तो हमें निकालना ही नहीं पड़ेगा जो भी इंटू में है। तो अगर हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं तो क्या आएगा? 2 इंटू 2 इंटू वही आ जाएगा ऐसे लिख के तो नहीं करते? 2 इंटू 6 5 1 7 ऐसे लिख के करते हो? नहीं नहीं, मैं डायरेक्ट ऐसा डायरेक्ट करता करते हूँ। हो? 7 मतलब 7 तो 42 -5 ऐसे करता लिख के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे? उसके बाद फिर 3 नहीं क्या कहते हैं फिर 1 से करता हूँ तो फिर 1 हमारा होगा 1 तो नहीं है, -1 है यहाँ पर। मतलब माइनस मतलब प्लस का फिर -1। यहाँ पर क्या लिखूं? यहाँ पर प्लस लिखें पहले? नहीं माइनस आएगा मैम वो, क्योंकि उधर वो क्या कहते हैं जो 2 1 है वो माइनस होता है। तो ये याद रखना है, जब एक्सपैंड करते हो तो उससे पहले प्लस माइनस प्लस ये साइन लगा दो, हाँ वरना फिर भूल जाओगे जैसे अभी भूल रहे हो। तो तो माइनस इंटू माइनस इंटू -1 ब्रैकेट फिर हमारा हो जाएगा मतलब 21 -4। 21 माइनस को 4, ठीक है ना? वरना ऐसे लिख लिया करो, गलती करने से अच्छा है ऐसे लिख लो जो 4 एलिमेंट बच गए और फिर वो फटाफट निकल जाता है, ठीक है?
तो अब ये कितना आया? ये आया 37 इंटू 2 74 हो गया, प्लस हमारा ये 70 98 91 98 90 91 91 ठीक है। तो ये ऐसे एक्सपेंड करते हैं। अब कभी कभी वो ऐसा भी डिटरमिन दे सकते हैं, जैसे 5 6 -2 3 0 4 5 0 1। अब किससे एक्सपेंड करोगे? कहाँ से एक्सपेंड करने में फायदा है? जो मिडल कॉलम है, और कॉलम जो सेकंड नंबर कॉलम, सेकंड कॉलम है, तो सेकंड कॉलम में प्लस माइनस प्लस कैसे लगाएंगे? तो फर्स्ट वाला जो 6 है वो माइनस का होगा, देन जो फिर 2 है, A22 वो प्लस का होगा, और फिर ठीक है ना, माइनस प्लस माइनस हो गए। ठीक है, तो और ये तो वैसे भी 0 इंटू है, इनको करने की हमें जरूरत ही नहीं है, 0 इंटू कुछ भी 0 ही बनना है। तो हम सीधा -6 करेंगे, हाँ, और फिर और 4 एलिमेंट देखो कौन से रह गए? वो 3 3 और 4 5 1, हाँ यही रह गए ना। तो अब कितना आ गया? ये हो जाएगा -6 3 -20, और फिर ये हो जाएगा 70 -70। हाँ, क्या आया आंसर? 102 माइनस प्लस का 102। 2। ठीक है ना, तो ऐसे करके हम इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब मेरे को ये बताओ कि अगर मान लो मेरे पास ये मैट्रिक्स दे रखी है 2 5 -1 -4, ये ए मैट्रिक्स दे रखी है, तो इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं? एक क्या फॉर्मूला होता है इनवर्स का? एक तो मैम क्या है ए इनवर्स कैसे निकालेंगे? इनवर्स में पहले तो इसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है हमें ए का, और फिर फॉर्मूला क्या होता है इनवर्स का, पहले तो ये बताओ। क्या होता है इसका, तो इसका पहले इसका वो कहते हैं, पहले डिटरमिनेंट हम्म, पहले डिटरमिनेंट निकालेंगे, उसके बाद फिर उसको उसका वो कर देंगे, जो ट्रांस को नाम याद नहीं आ रहा उसको मैम, ट्रांसपो ऐसे कुछ होता है। हाँ, ट्रांसपोज। हाँ, ट्रांसपोज कर देंगे, और उसको फिर क्या कहते हैं उसका जो एड डिटर्मिनेंट ए किसके इक्वल आएगा? का डिटरमिनेंट हम्म, आएगा 1, क्या है इसका आएगा है 1। 1 आ रहा है। 1 क्यों? ये 5 लिखा है मैंने, कुछ और तो नहीं पढ़ रहे? तो ये माइनस प्लस 5 हो गया, ओके ओके, -3 आएगा। -8 + 5 हाँ, 3 आएगा। -3। तो अब इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू आगे हाँ, क्या आता है? फिर एड जो एडजस्ट वो एडजॉइंट। एडजॉइन फिर एडजॉइंट ए, ठीक है। तो अब एडजॉइंट एडजॉइंट ए कैसे निकाला जाता है? एडजॉइंट में पहले मैम इनका वो क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा, एडजॉइंट ए कैसे निकालते हैं? इन पहले वो हम्म
मैम उनका इंडिविजुअली एक एक का निकालना पड़ता है, एक एक का कोफैक्टर निकालना पड़ता है ना, कोफैक्टर निकालना बोलते हैं पड़ता है, उसको, फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। फिर उसका ट्रांसपोज कर देते हैं। हाँ ठीक है, अब देखो वो जो कोफैक्टर निकालने वाला मेथड है ना, जब 3x3 मैट्रिक्स होती है तो अब तुम्हें पता है ना कि कौन सी मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं, कौन सी का नहीं निकाल सकते। किन मैट्रिक्स का इनवर्स निकलता है? तो जो स्क्वायर होती है, जो स्क्वायर होती है। और डिटरमिनेंट क्या होना चाहिए उसमें? डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए उसका? कंडीशन होती है कुछ? 0 होना चाहिए, जीरो होना होना जीरो होना चाहिए, तो इसका तो -3 है। 0 नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, हाँ। तो जिनका जीरो नहीं होता है उन मैट्रिसेस को क्या कहते हैं? कौन से कुछ होता है, नॉन सिंगुलर। हाँ ठीक है, नॉन सिंगुलर, ये टर्म याद रखनी है, इंपॉर्टेंट टर्म है। और जिसका जीरो है उसको कहते हैं सिंगुलर। सिंगुलर है ना, नॉन, नॉट से नॉन हो गया ना, नॉट जीरो, नॉन सिंगुलर, और ये हो गया सिंगुलर। तो पहली बात तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो है ही। अब अगर मान लो 2x2 मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट मेथड भी होता है। एक तो वही है जो कोफैक्टर निकाल के करते हैं, तो जो वो हमें 3x3 में तो लगाना ही पड़ता है क्योंकि उसमें कोई शॉर्टकट मेथड नहीं है। बट 2x2 में हमारे पास एक शॉर्टकट मेथड होता है, हम अपना टाइम बचा सकते हैं, कोफैक्टर ना निकाल के हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। हाँ 2x2 में डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? वो मैम क्या कहते हैं, पहले तो जैसे जैसे ए का अगर हम निकालें तो जो 4 है वो आगे आ जाएगा, मतलब 4 और 2 एक्सचेंज हो जाते हैं, 4 एक्सचेंज हो जाते हैं, हाँ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 4 मतलब A11 की जगह आ जाए, A11 में यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे -4 4 आ जाएगा, और क्या कहते हैं A22 में 2 आ जाएगा। फिर ये क्या कहते हैं जो जैसे यहाँ पे A2 में और क्या कहते हैं A12 में क्या आएगा? इनका साइन चेंज हो जाएगा, ये सेम ही होते हैं लेकिन इनका साइन चेंज हो जाता है। हाँ, ये तो ये यहाँ क्या आएगा? -5 आएगा, और यहाँ पर 1 पॉजिटिव। ठीक है, तो 2x2 में ये मेथड तुम्हें याद रखना है। तो कैसे इंटरचेंज, कैसे याद रखोगे? इंटरचेंज द, किसको इंटरचेंज किया हमने? डायगोनल एलिमेंट्स, ये याद रखनी है लाइन, इंटरचेंज द डायगोनल एलिमेंट्स। और दूसरा हमने क्या किया? चेंज द साइन चेंज करा है, साइन ऑफ, किसका साइन चेंज किया? नॉन डायगोनल, हाँ, नॉन डायगोनल। ठीक है, तो ये तो 2x2 का हो गया। और 3x3 का करना होगा तो फिर हमें कोफैक्टर करने ही पड़ेंगे, उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट नहीं। अच्छा, मान लो 2x2 मैट्रिक्स में ही अगर तुमसे पूछ ले वो, ये ए मैट्रिक्स है तो इसका कोफैक्टर निकालो C21, तो कैसे निकालोगे कोफैक्टर? कोफैक्टर, अगर कोफैक्टर पूछ ले एग्जाम में, इसका कोफैक्टर बताओ, तो कैसे निकालोगे? वो तो है ही ना, मतलब 5 हो जाएगा इसका कोफैक्टर से, 5 आएगा कोफैक्टर। नहीं मतलब कोफैक्टर इसमें इसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं? C21 कौन सा एलिमेंट हुआ? -1 हुआ। हाँ तो फिर तो -1 का कोफैक्टर अगर हम निकालेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा, 5 बच गया। हाँ वही 5 तो आंसर क्या आएगा? 5 आएगा, कुछ और आएगा? 5 -5 नहीं आएगा। ये देखो ना, ये 2 + 1 3 होता है, 3, हाँ ऑड है ना इसका सम। ऑड है हाँ, तो ये नेगेटिव साइन अगर गलती हो गई तो वहां तो 0 ही मिलेगा ना, 5 लिखा था।
-5 ही लिखना है, को फैक्टर में गलती नहीं होनी चाहिए, है ना। और हाँ। अगर इसका M21 पूछा जाए तो M21 होता है। माइनर पूछा जाए इसका तो वो भी तो भी माइनस ही आएगा, -5 ही आएगा। उसमें तो साइन थोड़ी आता है, -5 आएगा, ठीक है। माइनर तो 5 आएगा, जो डिलीट करके आता है वो माइनर होता है। अच्छा। और को फैक्टर जो है उसमें नेगेटिव पॉजिटिव साइन होता है, दोनों में रिलेशन होता है ना। CIJ मतलब को फैक्टर ऑफ IJth एलिमेंट इक्वल टू MIJ, और यहाँ पर कुछ आता है, क्या रिलेशन होता है? CIJ इक्वल टू -1 रेज टू द पावर जो वो होता है क्या कहते हैं प्लस I प्लस J, -1 रेज टू द पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये रिलेशनशिप होता है, ठीक है। ये होता है, ये तुम्हें याद रखना है, CIJ इक्वल टू -1 की पावर I प्लस J इंटू MIJ। तो जब भी I प्लस J इवन होगा तो को फैक्टर और माइनर सेम बनेंगे, और अगर I प्लस J नेगेटिव हो जाएगा, ऑड हो जाएगा, तो को फैक्टर जो है वो माइनर का नेगेटिव होता है, जैसे यहाँ पर हुआ 2 + 1 3 होता है, तो को फैक्टर -5 M21 5। लेकिन अगर हम यही M22 लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आएगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम डिलीट करके आंसर क्या आया, M22 क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। 2 आ। और जब हम C22 करेंगे तो उसमें क्योंकि -1 की पावर यहाँ पर 2 + 2 4 है, इवन पावर है, तो इवन पावर के केस में आंसर जो है वो 2 ही आएगा। तो जब भी तुम्हारा I प्लस J इवन हो जाएगा तो कोफैक्टर और माइनर सेम होते हैं, समझ में आ गया। तो हमें माइनर की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, कभी कभी पेपर में माइनर पूछ लेते होते हैं, किसका माइनर बताओ, उसका माइनर, लेकिन हमें माइनर की वैसे पता होनी चाहिए, हमें जरूरत कोफैक्टर्स की पड़ती है। तो ये बात तुमने याद रखनी है कि CIJ इक्वल टू MIJ इफ I प्लस J इज I प्लस J, I प्लस J, अच्छा I प्लस J, अच्छा हाँ, ये जो I है, जो इसकी ये पोजीशन है, I प्लस J अगर इवन है, इवन है, और CIJ इक्वल टू -MIJ कब होता है, इफ जो उसका जो वो पावर है ऑड होता है। यही बनेगा ना हिसाब, क्योंकि -1 की पावर I प्लस J है, तो I प्लस J इवन होगा तो इसके इक्वल हो जाएगा, ऑड होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है बेटा।